हिंदी एक्स प्रेजेंट्स इंटरस्टेलर। ये एक बेहद ही खूबसूरत स्पेस एंड साइंस मूवी है और साथ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल और ग्रेविटी के बारे में बताया गया है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस मूवी को अपनी सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस मूवी की पूरी कहानी घूमती है। कूपर पहले नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता है। वो मक्के की यहाँ पर खेती करता है, क्योंकि अब धरती पर भूखमरी का माहौल है। चारों तरफ अनाज होना बंद हो गया है और अब धरती को वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। लगभग 7 साल पहले धरती पर गेहूं होना बंद हो चुका है और लगभग 1 साल पहले धरती पर ज्वार और आदि फसलों का भी होना बंद हो चुका है। कूपर के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की है और एक लड़का है। पहली मर्फ, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है और जिसका साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, और दूसरा बेटा टॉम, जो पढ़ाई में ठीक ठाक यानी एवरेज है। अब मर्फ जिस कमरे में सोती है, उस कमरे में रखी हुई किताबें अपने आप ही ज़मीन पर गिरती रहती हैं। तो मर्फ अपने डैड से कहती है कि डैड, मुझे लगता है कि मेरे कमरे में भूत है और मुझे ऐसा लगता है कि वो भूत आप हो। पर कूपर इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। वो मर्फ से कहता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। पर मर्फ कहती है कि डैड, आप ही तो कहते हैं ना कि विज्ञान का मतलब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। तो कूपर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक काम करो, तुम्हारे कमरे में जो चीज़ें होती है तुम उससे डरो नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। अब यहाँ पर एक बेसबॉल मैच चल रहा होता है। तब यहाँ पर सायरन बजता है और एक धूल भरा तूफान आता है। दरअसल अब धरती पर कभी भी धूल भरे तूफान आ जाते हैं, इनकी कोई समय सीमा नहीं है। और तूफान आने के बाद, सायरन बजने के बाद, सब लोग अपना मास्क पहनकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पर चले जाते हैं। और जब कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है और मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइंस बनी हुई होती हैं। मर्फ बोलती है कि देखा, कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। तब कूपर मर्फ से कहता है कि जाओ, आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में जाकर सो जाओ। और मर्फ ऐसा ही करते, वो टॉम के कमरे में जाकर सो जाती है और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये लाइंस बनी कैसे हैं। और जब पूरी रात बीत जाती है मगर कूपर वहीं बैठा रहता है। अब जब सुबह होती है तो मर्फ आती है अंदर। वो देखते हैं कि उसके डैड अभी भी वहीं पर बैठे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि ये लाइनें घोस्ट की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से बनी है। कूपर यहाँ पर एक सिक्का उछालता है जो सिर्फ धूल के ऊपर गिरता है, धूल के बाहर नहीं गिरता है। कूपर यहाँ पर बताता है कि ये एक मैसेज है जो कि बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है, जिसमें सिर्फ 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हमें कुछ लिखना होगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। मगर यही बात अगर मुझे बाइनरी कोड में लिखनी है तो मुझे सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा मैं कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब कूपर उस मैसेज को डिकोड कर लेता है और डिकोड करने के बाद उन्हें एक लोकेशन का पता चलता है। उसके बाद कूपर और उसकी बेटी मर्फ उस लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ की सिक्योरिटी रोक लेती है और उन्हें पकड़ लेती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कूपर और उसकी बेटी मर्फ एक डॉक्टर के सामने बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट होते हैं जो पहले नासा में काम कर चुके होते हैं, जिनका नाम होता है प्रोफेसर ब्रेन। तो कूपर पहले नासा में काम कर चुका होता है, तो वो प्रोफेसर ब्रेन को पहले से जानता है। अब यहाँ पर सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इन्हें इनकी लोकेशन का पता कैसे चला। तो कूपर कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। तो वह कहता है कि नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी भी नासा में काम कर रहे हैं, ये नासा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीक्रेटली काम कर रही है। तो ऊपर कहता है कि नहीं, नासा तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया से छुपकर हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में अब अनाज की कमी है, सब लोग भूखमरी से मर रहे हैं। अगर ये बात दुनिया के सामने आई तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी और सब लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि इस काम में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। धरती पर बहुत सारी फसलें तो पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं और जो बची कुची फसलें हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी कुछ सालों में। और उसके बाद धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। तो कूपर कहता है कि हमें धरती को ठीक करने की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर ब्रेन कहते हैं कि हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब धरती को छोड़ने की ज़रूरत है। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में हमारा एक नासा का एंडोरेंस नाम का एक स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मदद से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद वो कूपर को ये बताते हैं कि सैटर्न ग्रह के नज़दीक आज से लगभग 48 साल पहले एक वर्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। अब ये वर्म होल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है,
जिसमें करोड़ों अरबों खरबों तारे और असंख्य ग्रह हैं। और इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं जिन तक हमें पहुंचने के लिए अरबों लाखों साल लग जाएंगे। दरअसल वर्म होल की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। अब जैसे एक पहाड़ है, अगर हमें उस पहाड़ को क्रॉस करना है तो हम अगर उस पर चढ़ते हुए जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर एक ऐसी उस पहाड़ में कोई गुफा हो जिसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँच सकें तो हम कुछ ही समय में उस पहाड़ को क्रॉस कर जाएंगे। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार वर्म होल भी उसी गुफा की तरह है जिसके जरिए हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में बहुत ही आसानी से और कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर ब्रेन कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर ब्रेन बताते हैं कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट को दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ पर दूसरे ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लायक हों, जिन पर जीवन संभव हो। और उनके पास एक रोबोट है, जब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल जाएगा तो वहाँ से उस रोबोट को एक्टिवेट कर देंगे जिससे हमारे पास सिग्नल आ जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी 3 सिग्नल पहले ही आ चुके हैं। अब जो 3 एस्ट्रोनॉट्स के सिग्नल आए थे उनसे डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती है, तो सिर्फ इनके पास उनके सिग्नल्स हैं। इसलिए प्रोफेसर ब्रेन एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो तीनों ग्रहों पर जाएगी और अगर इनमें तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह इंसानों के रहने के लायक हुआ तो इसके बाद प्रोफेसर ब्रेन के पास 2 प्लान हैं। प्लान नंबर 1, अगर ये कोई ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जिस पर मानव जीवन संभव है तो इसके बाद ये सारी मानव जाति को एक स्पेसशिप में भरकर अंतरिक्ष में उसी ग्रह तक भेज देंगे। दरअसल ये जिस बिल्डिंग में खड़े हैं वो कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि वो एक स्पेसशिप है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े स्पेसशिप को अंतरिक्ष तक पहुंचाया कैसे जाएगा। तो इसके लिए प्रोफेसर ब्रेन ग्रेविटी के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं कि अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को बंद कर दिया जाए तो ये अंतरिक्ष यान अपने आप ही उड़कर स्पेस में पहुंच जाएगा। उसके बाद इसे सिर्फ दिशा दिखाने की ज़रूरत है। और प्लान नंबर बी इनका ये होता है कि अगर इंसान को कोई ऐसा प्लेनेट नहीं मिलता है या ऐसा प्लेनेट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ये लोग अपने साथ 5000 मानव भ्रूण ले जाएंगे। भ्रूण यानी ह्यूमंस के डीएनए, और उनको वहाँ पर छोड़ देंगे जिससे दूसरे ग्रह पर इंसानी जीवन संभव होगा। प्रोफेसर ब्रेन कूपर से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और तुम एक पायलट हो। क्योंकि एक दुनिया बचाने वाली बात होती है तो कूपर इस बात के लिए मान जाता है। पर कूपर की बेटी मर्फ खुश नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता अगर एक बार गए तो वो वापस कभी नहीं लौट के आएंगे। अब मिशन पर जाने से पहले कूपर अपनी बेटी मर्फ के रूम में आता है और उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। कूपर की बेटी मर्फ कूपर से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो कहती है कि मुझे पता है मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था मैंने उसका मैसेज डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कोई कह रहा है कि आप मत जाइए, आप रुक जाइए। पर कूपर नहीं मानता है। वो जाने से पहले अपनी बेटी मर्फ को एक घड़ी देकर जाता है और कहता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी और इन दोनों का समय अलग अलग हिसाब से चलेगा। और वो इस बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर ब्लैक होल के आसपास टाइम बहुत अलग हिसाब से काम करता है। कूपर मर्फ से कहता है कि जब मैं वापस लौट कर आऊँ तो हो सकता है कि तुम्हारी उम्र मेरी जितनी हो जाए और मेरी उम्र इतनी ही रहे। अब इनकी पूरी टीम वर्म होल से होते हुए उस दूसरी गैलेक्सी में पहुँच जाते हैं और ये उस ब्लैक होल के पास पहुँच जाते हैं जिसका नाम गारगेंडुआ होता है। इस ब्लैक होल के आसपास ये तीनों ग्रह उसी प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार सूरज के आसपास हमारे 8 ग्रह घूमते हैं। अब इनके स्पेसशिप से जो सबसे नज़दीक का जो प्लेनेट होता है जिसका नाम होता है मिलर्स प्लेनेट, मगर ये प्लेनेट ब्लैक होल के भी सबसे नज़दीक में ही होता है। तो यहाँ पर बिता हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। तो ये लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। अब ब्लैक होल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग समझदार हैं ही, मगर जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में, हमारी आकाश गंगा में सच में एग्जिस्ट करते हैं, ये सच में रहते हैं। अगर ब्लैक होल के आसपास कोई भी ग्रह या कोई भी प्लेनेट पहुँच जाए तो ये उसको निगल लेते हैं। यहाँ तक कि सूरज भी अगर इनके आसपास पहुँच जाए तो ये उसको भी निगल लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर समय की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और एक यही कारण होता है कि इसके पास बिताए हुए 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। जब ये लोग यहाँ से उस प्लेनेट पर निकलने के लिए जाते हैं तो उनका एक साथी बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसकी चाल को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है मिलर्स प्लेनेट। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी होता है, मतलब यहाँ पर जीवन किसी भी प्रकार में संभव नहीं है। और वो एस्ट्रोनॉट जिसने इस प्लेनेट पर लैंड किया था उसके प्लेन का यहाँ पर सिर्फ मलबा होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब एमेलिया उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसको सिग्नल मिल रहे थे। तो कूपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो।
तो एमिलिया कहती है कि पहाड़ों की तरफ, और कूपर जब ध्यान से देखता है तो वो पहाड़ नहीं बल्कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जो लगभग आसमान को छू रही होती हैं। और ऐसा यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही हमारी धरती पर समुद्र में लहरें उठती हैं, जिसके के कारण ही ज्वार भाटा यहाँ पर आता है। कूपर एमिलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें हैं, वो कोई पहाड़ नहीं है, जल्दी वापस आओ। लेकिन तब तक एमिलिया वहाँ पर फंस जाती है। लेकिन जो रोबोट होता है वो एमिलिया को बचा लेता है, लेकिन इनका जो तीसरा साथी होता है वो बाहर फंस जाता है और उसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता है और उनको यहाँ से निकलने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। और जब भी लोग अपने मेन स्पेसशिप जिसका नाम इंडोरेंस होता है, जो अंतरिक्ष में था, जब यहाँ पर वापस आता है तो ये लोग देखते कि इनका जो साथी जो यहीं पर रह गया था वो लगभग अब बूढ़ा हो चुका होता है। वो इन्हें बताते कि मुझे नहीं लगा था तुम लोग वापस आओगे। तो ये लोग पूछते कि हमें गए हुए कितने साल हो गए। तो इन्हें बताता है कि 23 साल 8 महीने 4 दिन और कुछ घंटे हो गए हैं। उसके बाद वो इन्हें बताता है कि आप लोग के घर से मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। कूपर देखता है कि उसके लिए कई सारे वीडियो मैसेजेस होते हैं। उसका बेटा बताता है कि अब हमारे दादाजी यानी आपके पिताजी नहीं रहे और साथ ही मैंने शादी कर ली और मेरा एक बेटा भी है। हालांकि कूपर की उम्र उतनी है मगर अब वो दादा बन चुका है। और यहाँ पर कूपर की बेटी मर्फ का भी मैसेज होता है और इतने सालों में उसने सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया होता है और वो भी अपने जन्मदिन के दिन। कूपर ने उससे बोला था कि मैं शायद तब वापस आऊँ जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। और कूपर की बेटी मर्फ आज उस उम्र की हो गई है जिस उम्र का कूपर है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मर्फ अब प्रोफेसर ब्रेन के साथ काम करती है, वो अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है। उसके बाद ऊपर ये दिखाती कि अब ये तीनों मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि बचे हुए दोनों प्लेनेट में से किस प्लेनेट पर जाया जाए। कूपर और ओमली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लेनेट पर जाना चाहिए, मगर एमिलिया बोलती है कि हमें एडमिन के प्लेनेट पर जाना चाहिए। वो कहती है क्योंकि उस प्लेनेट से जो डेटा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और इसकी एक वजह ये भी होती है क्योंकि वो एडमिन से प्यार करती है। यहाँ पर इनके पास एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही प्लेनेट पर जाने का फ्यूल बचा हुआ है। उसके बाद ये लोग दूसरे प्लेनेट पर नहीं जा सकते, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मैन के प्लेनेट पर जाएंगे। उसके बाद ये तीनों मिलकर मैन के प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो लोग उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। इसकी आगे की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या ऊपर स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है पार्ट 2 करके, इंटरस्टेलर पार्ट 2, आप उस पर क्लिक करके इसकी आगे की कहानी देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या कमेंट पिन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप इसकी कहानी देख सकते हैं।